बस वीरा को आज़ादी और बेतकल्लुफी से गुफ्तगू का मौका देने के लिए मैंने कमरा छोड़ दिया था। सिगरेट सुलगाकर आईने में अपने चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे ख्याल आया कि अपने चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का इजाफा करके मैं अपने चेहरे में ऐसी तब्दीलियां ला सकता था कि पहली नजर में मुझे कोई भी शनाख्त नहीं कर सकता था। मुझे बस वक्त ही गुजारना था। मैं देर तक आईने के सामने अपने चेहरे का जायजा लेता रहा। सिगरेट खत्म करके मैं बाहर निकला तो वीरा फोन पर गुफ्तगू खत्म कर चुकी थी। तुमने अपने दोनों काम बहुत जल्द निपटा लिए। मैंने वीरा से मुतहय्यर होकर पूछा, कौन से 2 कामों का जिक्र कर रहे हो? मैं मास्टर रॉबर्ट होटल गई थी। पहले तुम्हारा इरादा मुमी अजायब घर देखने का था। मैंने उसे याद दिलाया। मालूम होता है कि लोग अजायब घर खुलने से पहले वहां कितार लगाते हैं। वो आधे दिन का काम है। इसे किसी और दिन पर मुलतवी करके मैं होटल चली गई थी। वहां कल के वाक़े के चर्चे आज भी सुनने में आ रहे थे। मुझे पोर्टर ने बताया कि लंदन पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने बहुत तेज और ड्रामाई कार्रवाई करके इन दोनों को बेबस किया था। वो दोनों भारतीय सूरतों से बदमाश लग रहे थे। हो सकता है कि पकड़े जाने वालों को इल्म ही ना हो कि वो इंडियन हाई कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आमतौर पर बीच का कोई आदमी जरूर मौजूद होता है, जिसकी वजह से दोनों फरीक एक दूसरे से बेखबर रहते हैं और काम पूरा हो जाता है। यहाँ आबाद तारकीन वतन में भारतीय नजात शहरियों की बड़ी तादाद की वजह से इन लोगों को यह सहूलत हासिल है कि इन्हें इस भीड़ में हर किस्म के आदमी मिल जाते हैं। मेरे लिए यह बात हैरान कुन है कि यहाँ का इंडियन हाई कमीशन निक मोडले के मफादात के लिए काम कर रहा है। इसमें हैरत की क्या बात है कि तुम्हें बदरी और रमेश की आमद से इस गठजोड़ का अंदाजा नहीं हुआ था। वहां भी यही सूरत थी। ये दोनों कुव्वतें मिलकर अब किसी बड़े मंसूबे का ताना बाना तैयार कर रही थी। इस वक्त रमेश हमारे मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। इसका कोई फैसला हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो ये खुशखबरी भी सुन लो कि उसके बारे में थोड़ी देर पहले बदरी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब हमें जल्द से जल्द उसे घेर कर ठिकाने लगा देना चाहिए। निगरानी करने वालों की मौजूदगी में यह काम बहुत दुश्वार साबित होगा। वीरा पुरतशवीश अंदाज में बुड़बुड़ाई, हमारी तवज्जो 2 तरफ बटी रहेगी, इससे काम बिगड़ सकता है। वो अपनी बात कहती रही मगर मेरा ज़हन किसी और तरफ उलझ चुका था। मेरे ज़हन में रमेश अग्रवाल के अल्फाज गूंज रहे थे। मेरी पहली कॉल पर उसने बताया था कि श्री नवासन और उसकी बीवी काम पर गए हुए थे। बच्चे स्कूल में थे, बदरी बाजार गया हुआ था और वो घर में अकेला था। अगर इस घर का रोज का मामूल था और अगले दिन बदरी किसी मुकर्रर वक्त पर घर से गायब हो जाता तो श्रीनिवासन का घर ही रमेश अग्रवाल के बेहतरीन मक्तल में तब्दील हो सकता था। तुमने बात का जवाब नहीं दिया, किन सोचों में गुम हो? वीरा ने मुझे खामोश पाकर टोका। इसके कत्ल का मंसूबा जहन में आ गया। बदरी से पता लेकर मुझे आज रात ही श्रीनिवासन के घर का जायजा लेना होगा और कल साउथ हाल वालों को अपने इलाके में तीसरे भारतीय एजेंट की लाश का तोहफा मिलेगा। वीरा हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज करके फोन का रिसीवर उठा लिया। मैंने फोन पर पहली 3 हिंसे ही टाइल किए थे कि वीरा ने अचानक झपट कर क्रैडल दबा दिया। दरमियान में लाइन मुनक़ता होने पर मैं झुंझलाकर गौसीली नजरों से उसे घूरने लगा। वीरा बेखौफी से मेरी आंखों में आंखें डालकर चंद सानियों तक लड़ने वाले अंदाज में मुस्कुराती रही, फिर बोली, रिसीवर रख दो और मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैंने गहरा सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और कहा, बाज़-औक़ात तुम्हारा रवैया जिद्दी बच्चों से भी क्या गुजरा हो जाता है। फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनकर तुम्हें मालूम हो जाता कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ, मगर तुम अपनी फितरत से मजबूर हो। बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? तुम फोन पर किसका नंबर मिलाने जा रहे थे? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सलीम अकबर खान के चले जाने के बाद लंदन में मेरे कितने शनासा रह गए हैं। उसके लहजे पर मैंने बदमज़गी से एक जवाबी सवाल कर डाला। तुम्हारी आशनाइयों के बारे में क्या कह सकती हूँ? वो शाने उचकाकर बेपरवाही से बोली, तुम्हारे ज़ौक़ का मायार अब इतना गिर चुका है कि तुमने लड़कियों को छोड़कर 4 बच्चों की माओं के पीछे भागना शुरू कर दिया। 4 बच्चों की वो माँ मेरी नहीं, सलीम अकबर खान की गर्लफ्रेंड थी। मेरे चटकने पर वो हंस पड़ी। उसने जाते हुए एल्जा को तुम्हारे हवाले कर दिया था। इसके भौंकने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसके बारे में मैंने ही तुम्हें पूरी तफसील बताई थी और अब तुम ही इन बातों के सारे मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। ये सूरत हाल तुमने खुद ही पैदा की है। तुम अपनी शनासाइयों के बारे में सवाल करते न मुझे एल्जा का ख्याल आता। मैंने तुमसे सिर्फ ये जानना चाहा था कि तुम किससे फ़ोन कर रहे हो। क्या इतनी मामूली सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकी कि रमेश अग्रवाल के बारे में इस वक्त सिर्फ बद्रीनाथ से ही बात की जा सकती है? मैंने तलखी से कहा। इस बार भी तुमने घुमा फिरा कर जवाब दिया है, वह हंसकर बोली। मगर फिर भी बात वाज़ेह हो गई है। बदरीन रमेश के बारे में तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब तुम उससे बात करके कल ही उसका किस्सा तमाम करने का इरादा कर चुके हो। मगर ये काम कैसे होगा? मैंने अपने असाब पर काबू रखने के लिए खामोशी से सिगरेट सुलगाई, फिर धीरे से कहा, रमेश अग्रवाल ने खुद ही मुझे इस काम का रास्ता समझाया है।
मैं बहुत इत्मीनान से इसे श्रीनिवासन के घर में ही ठिकाने लगाऊंगा और किसी को कान खबर तक न हो सकेगी। तो क्या श्रीनिवासन इस घर में अकेला रहता है? वीरा ने चौंक कर पूछा। वो अयालदार आदमी है। मैंने दिन में फोन किया तो घर पर रमेश अकेला था। उसने बताया कि श्रीनिवासन के साथ उसकी बीवी भी काम करती है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इस वक्त बद्री भी बाहर गया हुआ था। ऐसे ही किसी वक्त पर वहां छापा मारा जाए तो रमेश को आसानी से जेर कर लिया जाएगा। बज़ाहिर तो यही मालूम होता है, लेकिन ये याद रखना कि साउथ हाल के इलाके में होने वाला यह तीसरा कत्ल पूरे शहर को चौंका देगा। लंदन में जराइम कसरत से होते हैं, लेकिन इनमें कत्ल जैसी संगीन वारदातें खाल ही होती हैं। गीता और जेम्स के बाद रमेश अग्रवाल पुरस्कार तौर पर मारा जाने वाला तीसरा भारतीय होगा। चंद रोज में होने वाली ये वारदातें पुलिस को तुम्हारी राह पर डाल सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी यह बात समझ में आने वाली है कि लोगों को कड़ियां यकजा करके सोचने के लिए बहुत सा मवाद मिल जाएगा, लेकिन इसमें मेरा जिक्र नहीं आ सकता। तुमसे मुराद तुम्हारा नाम नहीं है, वीरा ने वजाहत की। कानूनी तौर पर तुम्हारी यहाँ आमद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुमने असलम खान के नाम से सफर किया है। मैं ये भी फर्ज किए लेती हूँ कि रमेश अग्रवाल को तुम बेदाग तरीके से ठिकाने लगाओगे और चाय वारदात पर कोई सुराग नहीं छोड़ोगे। मगर वाकयात की यकसानियत से कातिल के बारे में बहुत से अंदाजे कायम कर लिए जाएंगे। वो अंदाजे बेबुनियाद होंगे। असल खतरा सिर्फ इस टैक्सी ड्राइवर से होगा जिसने मुझे और गीता को साउथ आल तक पहुंचाया था। हो सकता है कि रमेश के कत्ल के बाद पुलिस ज्यादा सरगर्मी से इस ड्राइवर की तलाशी शुरू करते। इस खतरे के सद्देबाब के लिए मैंने फौरी तौर पर दाढ़ी मूछें रखने का फैसला कर लिया है। अपने चेहरे पर यह फसल उगाने के लिए तुम्हें वक्त दरकार होगा। हो सकता है कि इस वक्त तक वो ड्राइवर पुलिस के हाथ ना सके। मैं हैरान हूं कि इतनी तशहीर के बावजूद वो दोनों ड्राइवर अब तक सामने क्यों नहीं आए। इसे सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशबख्ती कहा जा सकता है। तुम्हें लाने वाले ड्राइवर की खामोशी काबिल फहम है। इससे तुम्हारे अम्मा पर गीता की टैक्सी का ताक़ुब करके एक जुर्म का इर्तिकाब किया था। वो सामने आएगा तो खुद भी फंस जाएगा। मगर हमारे टैक्सी ड्राइवर की रुपोशी हैरान कुन है। वो किसी भी वक्त सामने आकर दुश्वारियां पैदा कर सकता है। मैंने इसलिए तुम्हें फोन करने से रोका था। सोचे समझे बगैर उजलत में कोई कदम उठाकर तुम खतरात में पड़ सकते हो और तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। मेरे पास फौरी तौर पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा और साथ ही हालात का तजिया करने में मसरूफ हो गया। वीरा ने मेरे बुशरे से मौका की नजाकत का अंदाजा लगा लिया और नोक झोंक से गुरेज करके खुद भी सिगरेट नोशी में मसरूफ हो गई। रिमोट कंट्रोल की मदद से उसने टेलीविजन खोल लिया था। काफी देर की उधेड़ बुन के बाद आखिरकार मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी निगाहों के सामने से पर्दा सरका दिया हो। मैंने वीरा से कहा, अपनी उलझन में पड़कर हम कल के वाक्य को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे। कौन सा वाक्या? मेरे इंकिशाफ पर वीरा ने चौंक कर पूछा। मास्टर रॉबर्ट होटल पर 2 मुसल्ला और मुश्तबा भारतीयों की गिरफ्तारी। मैंने उसे याद दिलाया। वो दोनों हमारे लिए कुर्बानी के बेहतरीन बकरे साबित हो सकते हैं। वो पुलिस की तहवील में है। तुम उनसे कोई फायदा कैसे उठा सकोगे? यह नेक काम इस शहर की पुलिस खुद अंजाम देगी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वजाहत के बगैर तुम्हारी ये मंतक मेरी समझ में नहीं आ सकेगी, वो बोली। लंदन पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने दोनों मुसल्ला आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर वो एशियाई मुसाफिर निकल गए जिनका ताक़ुब किया जा रहा था। पुलिस को यकीनी तौर पर इनकी भी तलाश होगी। इनके बयानात से मुसल्ला अफराद के असल अज़ाइम के बारे में बहुत कुछ मालूम किया जा सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारी हर बात समझ में आ रही है। वीरा ने मेरे खामोश होते लुकमा दिया। दूसरी तरफ बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल को श्रीनिवासन के घर पहुंचा दिया गया। श्रीनिवासन इंडियन हाई कमीशन में मुलाजिम है। अगर उसके घर में रमेश अग्रवाल कत्ल कर दिया जाता है तो सोचो कि कैसी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। मैं बड़ी हद तक तुम्हारा मंसूबा समझ रही हूँ। कल दिन में श्रीनिवासन और उसके बाल बच्चे घर पर नहीं होंगे। बद्री को बहाना बनाकर वहां से खिसक जाएगा और तुम वहां पहुंचकर रमेश को घेर लोगे। गीता से हासिल किया हुआ रिवाल्वर तुम्हारे पास मौजूद है। चाहे तुम इसे आसानी से मार कर निकल आओगे, मगर इस तरह बद्री की गर्दन फंस जाएगी। वो इस शहर में अजनबी है। जाए वारदात से उसकी गैर हाजिरी की हर शहादत कमजोर समझी जाएगी। हो सकता है कि रमेश का कत्ल उसी के सर मुड़ दिया जाए। मैं फोन पर बद्री से यही कहने वाला था कि वो कल का दिन अपने हाई कमीशन में गुजारे। भारतीय हाई कमीशन के सफारतकारों की शहादत को लंदन पुलिस मुस्तरद नहीं कर सकेगी। वो हाई कमीशन जाएगा तो रमेश घर पर क्यों पड़ा रहेगा? वो इसके साथ जाएगा। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मैंने उसके भटकने पर चिढ़कर कहा। बद्री दूध पीता बच्चा नहीं, एक खाग सीक्रेट एजेंट है। रमेश को घर पर रोककर हाई कमीशन पहुंचना उसका दर्द सर होगा। तुम ये क्यों भूल रही हो कि वो खुद भी रमेश से छुटकारा हासिल करना चाह रहा है? अभी तक कुर्बानी के बकरों की बात वाज़ेह नहीं हुई। सब कुछ वही है जो मैं समझ रही थी। इतना सा फर्क है कि तुमने कुछ एहतियाती तदाबीर पर भी गौर कर लिया है। मेरा ख्याल था कि तुम बात समझ लोगी, मगर तुम्हारी खोपड़ी पर इस वक्त शायद बर्फ जमी हुई है।
रमेश की लाश दरियाफ्त होते ही ये बात खुलने में देर नहीं लगेगी कि 2 मुसल्लह भारतीयों ने हिथ्रो से मास्टर रॉबर्ट होटल तक जिन मुसाफिरों का ताक़ुब किया था, इनमें रमेश भी शामिल था। इशारा मिलते ही वीरा की आंखें हैरत से फैल गईं। ओह खुदा, तुम वाकई शैतान के चेले हो। रमेश और बदरी की आमद के रिकॉर्ड और फिर दोनों कैदियों की शनाख्त के बाद इस बात को वाकई नहीं छुपाया जा सकेगा और पुलिस ये समझेगी कि वो दोनों रमेश और बदरी को कत्ल करने की नीयत से इनका पीछा कर रहे थे। अपने अनाड़ीपन की वजह से वो गिरफ्तार तो हो गए, इनके किसी साथी ने रमेश को कत्ल करके इनका अधूरा काम पूरा कर दिया। पुलिस की सारी तवज्जो इन दोनों कैदियों पर मरकूज हो जाएगी। इंडियन हाई कमीशन में घुसे हुए रा के एजेंटों पर भी बुरा वक्त आ जाएगा। मैंने पूरे एतमाद से कहा, दुनिया की कोई ताकत पुलिस वालों को इस ट्रैक से नहीं हटा सकेगी। गीता और जेम्स के कत्ल को भी रमेश की हलाकत से मिला लिया जाएगा। श्रीनिवासन हाई कमीशन का मुलाजिम है, इसके घर में मारे जाने वाले का माजी को रेता जाएगा। ये हालात उन्हें चकरा कर रख देंगे। बुखलाहट में इनसे ऐसी ऐसी गलतियां होंगी कि वो अजाब में आ जाएंगे। इनकी बाजी इन्हीं पर उलटती जाएगी। मैं पूरी तरह तुम्हारी हम ख्याल हूं। रमेश का कत्ल अब जरूरी ही नहीं, नागुज़ीर हो चुका है। पुलिस को सोचने के लिए लाइन और सितम आजमाई के लिए टारगेट मुयस्सर होंगे तो हमारे लिए खतरात बहुत कम हो जाएंगे और हम सुकून से रह सकेंगे। बदरी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि रमेश के कत्ल से कैसी उलझनें जन्म ले सकती हैं, वरना इस काम पर हरगिज आमादा न होता। जब पुलिस रमेश के बारे में छानबीन शुरू करेगी तो बदरी के लिए भी कुछ दुश्वारियां पैदा होंगी। ये मजबूरी है। हो सकता है कि हाई कमीशन वाले रमेश के कत्ल के बाद बदरी को सिरे से सामने ही न लाए। ताज़ा इमिग्रेशन रिकॉर्ड की वजह से ये मुश्किल होगा। इसका इन्हिसार इस बात पर भी है कि हाई कमीशन में इसके हमदर्दों का कितना असर रसूख है। रमेश के कत्ल के बाद हालात उसी डगर पर चलेंगे। बस एक हल्का सा झोल पुलिस को तशवीश में मुब्तला कर सकता है। मरने वाले भारतीय और पकड़े जाने वाले भी भारतीय होंगे। इस बिना पर कत्ल का कोई मजबूत मुहर्रिक सामने नहीं आ सकेगा। वीरा ने आहिस्ता से कहा, भारत एक बड़ा मुल्क है, वहां किसी न किसी खित्ते में हर वक्त बगावत की कोई ना कोई तहरीक मौजूद रहती है। कोई और सबब दरियाफ्त न हुआ तो ये खून रेजी सियासी मुनाफरत के खाते में डाल दी जाएगी। इस पर हमें सर कपाने की जरूरत नहीं। मेरी नजरें इस कत्ल से होने वाले फवायद पर मरकूज हैं। फायदों के साथ एक बड़ा खतरा भी तुम्हारी नजर में रहना चाहिए, वीरा ने संजीदगी से कहा। बड़ा खतरा बस एक ही हो सकता है, मैंने एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया। बद्रीनाथ का दामन बिल्कुल बेदाग रहना चाहिए। किसी को शुबा भी हो गया कि रमेश अग्रवाल को इसकी मर्जी या इशारे पर मारा गया तो सारा प्रोग्राम मनसूख करके इसे अमेरिका के बजाय भारत भेज दिया जाएगा और हमारी सारी भाग दौड़ रायगां जाएगी। मैं इसके सारे डेविड स्टार के आइजक बेल तक पहुंचने की आस लगाए बैठा हूं। तुम्हारा मंसूबा ऐसा है कि यहाँ वाले बद्रीनाथ की बेगुनाही की गवाही देंगे। हजारों मील दूर बैठा हुआ निक मोडले भी इन हकायक को नहीं जुटला सकेगा। फिर भी मैं बता दूं कि बद्रीनाथ अमेरिका भेजा जाए या भारत, हम दोनों अमेरिका ही जाएंगे। कराची से लंदन तक आने के बाद बेनीलो मराम लौटना नामुमकिन है। बद्रीनाथ की मदद के बगैर भी हम वहां कुछ न कुछ कामयाबियां हासिल कर लेंगे। इसके इरादे जानकर मुझे तकवीयत का एहसास हुआ, वरना बद्रीनाथ के मायूसाना रवैये ने मुझे कुछ नाउमीद सा कर दिया था। वो पेशा वाराना रकावतों के जाल में फंसकर ऐसी बेबसी का शिकार हो चुका था कि इसका हौसला पस्त हो चुका था। इसके सामने बस एक ही मकसद रह गया था कि वो किसी तरह अपनी आस्तीन के हिसाब से निजात हासिल कर ले, जिसका साया बनकर धीरे धीरे इसे डस रहा था। इसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसके बाद इसे कहां भेजा जाता। वीरा ने अपने पुरअज़म अल्फाज से मिर्ज़ेन पर छाई हुई धुंध साफ कर दी थी। हम कराची से एक मिशन लेकर निकले थे। ये हकीकत थी कि इस वक्त तक इस मिशन में बद्रीनाथ को कलीदी अहमियत हासिल थी, लेकिन मैं ये भूल रहा था कि मिशन कभी भी अफराद के मोहताज नहीं होते। किसी को मौत की दलदल निगल लेती है तो दूसरे इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। लंदन में वो सब ना हुआ होता और बद्री को अमेरिका कोच करने का हुक्म मिल जाता, मगर दौरान सफर ही वो मर जाता तो क्या होता। उस वक्त भी हमें उसके बगैर ही अपनी राह बनाना पड़ती। मुझे खुशी हुई वीरा ने अपने 2 टुक अल्फाज से मेरे वसवसों को जड़ से उखाड़ फेंका था। अच्छा हुआ कि ये बात भी इसी वक्त साफ हो गई। मैंने तारीफी लहजे में कहा, बद्री के बगैर अमेरिका सफर के बारे में मेरा ज़हन साफ नहीं था। तुम्हारा ज़हन? वीरा इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट के साथ बोली। वो तो किसी वक्त भी साफ नहीं रहता, इसमें हर वक्त कोई ना कोई शैतानी चक्कर चलता रहता है। मुझे यकीन है कि रमेश को मार लेने के बाद कोई गड़बड़ होती तो तुम भी इसी नतीजे पर पहुंचते कि हमारी वापसी मुनासिब नहीं। बद्री के बगैर हमारा काम मुश्किल जरूर साबित हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं। अब तक हम न जाने कितने बड़े बड़े मार के सर करते आए हैं। बाहमी तौर पर जुमला मामलात तय पा चुके थे। मैंने पूछा, इजाजत हो तो अब बद्री को फोन कर लूं? वीरा हंस पड़ी और मैं फोन पर श्रीनिवासन का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। इस मरतबा शायद श्रीनिवासन की बीवी ने फोन उठाया। इसकी आवाज नर्म और बाइखलाक थी। इस वक्त अचानक मुझे ख्याल आया कि एक ही नाम से
बार बार बदरी को फोन करना मुनासिब नहीं था। इस तरह दूसरों के ज़हनों में बहुत से शुकूक व शुबहात पैदा हो सकते थे। मैंने अंग्रेजी लबो लहजे में अपना नाम जान बताकर बदरी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसे शायद अंग्रेजी पर ज्यादा अबूर नहीं था। उसने वो खिलाकर सिर्फ होल्ड का और रिसीवर रख दिया। चंद सानियों बाद मेरे कानों में बदरी की तहय्युर ज़दा आवाज आई। मैं बदरी बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? क्या मैं तुमसे वाकिफ हूँ? उसे एक ही सांस में वो फिक्रे अंग्रेजी में अदा किए थे। अंग्रेजी मत बोलो, हल्का कवा गिर जाएगा। मैंने पुरमजाल लहजा में कहा। मैंने सोचा कि इस बार नाम के साथ कौमियत भी बदल ही जाए तो तुम्हारे साथी गुरनाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। ओह, तो ये तुम हो? कहो क्या सोचा है तुमने? एक गहरा सांस लेकर वो उर्दू पर आ गया। कल का प्रोग्राम है, दिन में घर वाले गायब होते हैं, तुम भी गायब हो जाओ, काम हो जाएगा। मेरी आवाज गैर इरादी तौर पर धीमी और राजदाराना होगी। तो क्या यह काम यही होगा? अपने तमाम तर तजर्बे के बावजूद वो इस इंकिशाफ पर घबरा गया। इससे बेहतर मौका और जगह तुम तजवीज कर दो। मैंने जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। लम्हा भर के लिए लाइन पर सकूत तारी रहा। शायद वो तेजी से किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी सरगोशियाना आवाज उभरी, कल 11 बजे मैं अपने सफारत खाने चला जाऊंगा, फिर शाम को सिरी के साथ ही वापस आऊंगा। स्कूल से पहला बच्चा 2 बजे आता है, तुम्हारे लिए यह वक्त काफी होगा। मेरे कहे बगैर उसने अपने सफारत खाने जाने का फैसला कर लिया था। ये उसकी जहानत का खुला सबूत था। हंगामी तौर पर सोचते हुए भी उसने अपने तहफ्फुज के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया था। तुम्हें वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। मैं 12 से 1:30 बजे तक फारिग हो जाऊंगा। अब जल्दी से पता भी बता दो ताकि मैं आज रात ही जायजा ले लूं। घर के नंबर, सड़क के नाम और इलाके पर मुश्तमिल वो बहुत मुख्तसर सा पता था। पता बताने के बाद उसने बेएतबारी से पूछा, ये प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है या इसमें कोई तब्दीली का इम्कान भी है? अटल समझो कोई बड़ी कुदरती आफत नाजल न हुई तो ये वाकया रुनमा होकर रहेगा। गुड लक एंड गुड बाय। उसने गुफ्तगू को तूल दिए बगैर फोन बंद कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि यह काम तुम्हारी बजाय मुझे करना चाहिए। मेरे फारिग होते ही वीरा बोल पड़ी, तुम्हारे ज़हन में ऐसे ही नादर ख्याल आते हैं, इनके इजहार में एहतियात से काम लिया करो। बात मजाक में मत टालो, मैं तुम्हारे भले की सोच रही हूँ। वो तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। एक दिन का शेव बढ़ाकर तुम उसकी नजरों को धोखा नहीं दे सकोगी। कराची में तुमसे विछड़ने के बाद वो सिर नवासन के दरवाजे पर अचानक ही तुम्हें अपने रूबरू देखेगा तो उसकी छठी हिस्स जाग उठेगी। वहां मामला बिगड़ भी सकता है। वैसे भी वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करता था। वो भड़क गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो ठीक कह रही थी। उसके उठाए हुए नुक्ते ने मुझे फिक्रमंद कर दिया। मेरे बरक्स वो रमेश अग्रवाल के लिए अजनबी थी और फिर एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। हर ओबाश सिफ्त मर्द इसी जैसी अजनबी लड़कियों पर खुशी के साथ अपने दिल और घर के दरवाजे खोल देता है। यह मसला उसी वक्त पैदा होगा जब दरवाजे की घंटी बजाकर अंदर जाना पड़े। हो सकता है कि इस घर में दाखिले का कोई और रास्ता भी हो। घर का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। मैंने कहा, मुहज्जब अंदाज में दरवाजे से अंदर जाना ही मुनासिब रहेगा। दिन दहाड़े किसी भी आबादी में खिड़की तोड़कर अंदर घुसना महफूज नहीं होता। साउथ हाल के रहने वाले आजकल गीता और जेम्स के दौरे कत्ल की वजह से वैसे ही जरूरत से ज्यादा चौकन्ने होंगे। किसी ने तुम्हारी झलक भी देख ली तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं इतना अहमक नहीं हूं कि ऐसा कोई खतरा मोल लूंगा। मैं वहां, वीरा ने मेरी बात दरमियान में से उचक ली। यह फैसला हो जाना चाहिए कि इसे कौन ठिकाने लगाएगा। जो काम करेगा जायजा भी उसी को लेना होगा। तुम वापसी पर मेरी राय से मुत्तफिक हो गए तो मुझे भी इसी तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी। आखिर तुम मुझ पर एतमाद क्यों नहीं कर रहे? एतमाद की बात नहीं, मैं तुम पर बिला वजह बोझ नहीं डालना चाहता। मैंने इसरार किया। यह बोझ नहीं है, हालात के सबब मैं खुद पेशकश कर रही हूँ। यहाँ पड़े पड़े मेरे हाथ पैरों को जंक लग रहा है। तुम गीता और जेम्स के साथ वर्जिश कर चुके हो। इस बार मैं हाथ पैर रवां कर लूँ तो क्या बुरा है? वीरा का अंदाज इस कदर खुशामदाना था कि मैं बेख्तियार हंस दिया। तुम बहुत ठीक और जिद्दी हो। तुम वहां जाओगी तो गीता का रिवाल्वर तुम्हारे पास जरूर होगा, मगर इसके इस्तेमाल से पैदा होने वाला शोर खतरनाक साबित हो सकता है। अपने कॉल के मुताबिक तुम्हें हाथ पैरों ही से काम लेना होगा। तुम फिक्र मत करो, काम तुम्हारे इत्मीनान के मुताबिक ना हुआ तो पैसे वापस। वो खुश होकर बोली और कुर्सी छोड़कर फौरन ही बाथरूम की तरफ चलती। बज़ाहिर वीरा ने मुझे अपना हम ख्याल बनाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इसकी तजवीज़ इब्तिदा ही से मेरे दिल को लगी थी और मैंने उस पर इम्कानी खतरात वाजे करने के बाद हथियार डाल दिए थे। अगर वीरा के जरिए एक काम महफूज और सुथरे अंदाज में हो सकता था तो महज अनापरस्ती की खातिर इसमें संगीन खतरात मोल लेना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। चंद मिनट बाद वीरा गुस्लखाने से बरामद हुई तो तरोताज़ा और बिल्कुल तैयार थी। अब मैं यहाँ अपने पहले मिशन पर निकल रही हूँ, तुम घर पर आराम करो। तो अपना शोल्डर बैग उठाकर एक अदा से मुस्कुराते हुए बोली, इतना मुबालगा ना करो। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, पिछले किस्से में भी तुम शुरू से आखिर तक शरीक थी और तुम ही ने जेम्स पंडित के पुष्प पर लात रसीद करके उस ड्रामे को इख्तिताम तक पहुंचाया था। इस बार तुम मेरी शराकत से गुरेज कर रही हो। इसे मेरा पहला सोलो मिशन कह लो। वीरा ने उसी मूड में जवाब दिया। पिछली बार लात मैंने रसीद की और स्कोर तुमने कर लिया।
कल हालात साथगार रहे तो मेरा स्कोर भी तुम्हारे बराबर हो जाएगा। पता नहीं क्या बात है कि ऐसे मामलात में तुम्हारी बराबरी करके मुझे बहुत तस्कीन मिलती है। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगलियां जोड़कर इन्हें चूमा और फिर वही हाथ फिजा में मेरी तरफ उछाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं अपनी जगह बैठा ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा। अगर वो किसी भी वजह से खुशी से सरशार थी तो मैं उसे उससे महरूम नहीं करना चाहता था। वो अपनी ज़ात में एक बिल्कुल ही अनोखी लड़की या औरत थी। उसके दिल में मेरे लिए बैक वक्त मोहब्बत, अदावत, मुनाफकत और मुसाबकत के जज्बात मौजूद रहते थे और वो अपने मूड के मुताबिक दिल खोल कर इनका इजहार करती रहती थी।